नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रायस एकेडमी में। आज है 15 अप्रैल 2022 और डेली करंट अफेयर्स आज हम लोग सीरीज़ देखेंगे। ऑफ कोर्स मेन सोर्स जो रहेगा वो असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर न्यूज़ नेशनल डेलीज हम लोग फोकस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये पीडीएफ लिंक जो रहेगा उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑफकोर्स लगा दूंगा। एंड इफ़ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस इन भद्रायस एकेडमी देन एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स फॉर एनी मोर इन्फॉर्मेशन राइट नाउ। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, असम ट्रिब्यून से यह लिया गया है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में आप इसको फोकस कर सकते हैं। एक्चुअली एक नया स्पीशीज़ ऑफ चेरी ब्लॉसम फाइंड किया गया है आपका जाकर, तो इसीलिए यह बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था राइट नाउ। इस चेरी ब्लॉसम को बेसिकली इसका नाम है जापानीज़ में सकुरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका नाम लेकिन सकुरा है जापानीज़ में, है ना। बट इसको यहाँ पे इंडिया में क्या नाम दिया गया है, प्रूनुस दिनबंधुआना, ठीक है। ये बेसिकली नाम्स दिए गए हैं और किन को डेडिकेट किया गया ये प्रूनुस दिनबंधुआना, प्रोफेसर दिनबंधु साहू जो कि एक बॉटनिस्ट है ना, और इन्होंने बहुत एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इंडिया को ओवरऑल दिया है इन चेरी प्लांटेशंस थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट एंड ओवरऑल इंडिया राइट। इस स्पीशीज़ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इस स्पीशीज़ को फाइनली डॉक्यूमेंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये एक रीजनल न्यूज़ है सेंटिनल, ठीक है, और उससे बहुत ही ज़्यादा बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट किया गया है ना। क्यों मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे तो ये त्रिपुरा का ये न्यूज़ है, बट अगेन त्रिपुरा इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट राइट। और कोई भी अगर नेशनल डेलीज अगर देखोगे ना, नॉर्थ ईस्ट को इतना होलिस्टिक नहीं कवर करती है, ठीक है। तो हम लोग को रीजनल न्यूज़पेपर्स भी देखने ही पड़ेंगे। एंड इट इज़ वेरी मच एविडेंट दैट आपके आसाम पीसीएस में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए। सो वी विल फोकस दिस एज वेल। ग्रेटर त्रिपुरालैंड क्यों न्यूज़ में, क्योंकि डिमांड किया जा रहा है ग्रेटर त्रिपुरालैंड का। कहाँ पर, ऑफकोर्स त्रिपुरा में। ना त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा दोस्तों 8 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। एक है नॉर्थ त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, सेफीजला, गोमती, खोवाई, धलाई और उनाकोटी, ठीक है। ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स है ना। ये तो खैर पॉलिटिकल मैप हो गया। फिजिकल मैप की अगर बात करें तो यह हुआ फिजिकल मैप। और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो है ना, ये जहाँ पर आप ग्रीनरी देख रहे हैं, है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। ये सब जो है ना हिल रेंजेस हैं वहाँ के। जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, बारामूड़ा हिल रेंजेस कहते हैं, इसको अराठामुड़ा हिल रेंजेस कहते हैं, इस रीजन को देवतामुड़ा कहते हैं, ठीक है। वैसे ही इसको लोंगतराई कहते हैं, उसके बाद सखालिन रेंज कहते हैं, इसको जाम्फुई रेंज कहते हैं। तो देखो ये जोग्राफिकल टर्म्स में अगर देखोगे तो ऐसा है कुछ ना। अब जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड वो कहाँ पे डिमांड किया जा रहा है, देखो मैंने ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन देख रहे हो आप, ये पूरा रीजन को बेसिकली डिमांड किया जा रहा है दैट इसको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बना दो। देखो ग्रीन वाला पोर्शन को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, ग्रीन वाला नहीं, ये जो क्रीम कलर में है ना उसको ना, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको इतना क्यों समझाया पता है, ये वाला फिजिकल मैप को अच्छे से क्यों समझाया, क्योंकि मैं इससे रिलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। वो क्या है, ये वाला रीजन अगर आप देखोगे ये वो रीजन्स को डिमांड किया जा रहा है जो कि हिली रीजन्स है, ठीक है। देख रहे हो ये हिली रीजन है, इन वैलीज को छोड़ दिया गया, लेकिन देखो यहाँ पे एक वैली छोड़ दिया गया है, दूसरा वाला ये वाला वैली छोड़ दिया गया, तीसरा वाला, चौथा वाला, ये सारे वैलीज छोड़ दिए गए है ना। ये जो हिली रीजन्स है ना, जहाँ पर त्रिपुरा का जो आपका जाकर क्या बोल रहा है इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का डोमिनेंस है, उन रीजन्स में बेसिकली यह डिमांड किया जा रहा है। क्लियर है ना। अभी भी मैं इस चीज़ को और भी ज़्यादा होलिस्टिकली कवर करने वाला हूँ, ये पूरा टॉपिक को। GS2 से नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर त्रिपुरा के बारे में अगर किसी को भी अच्छे से जानना है दैट किस किस रीजन में किस किस टाइप के, जैसे एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो क्रॉपिंग लैंड कहाँ है, एग्रीकल्चर प्लांटेशन लैंड कहाँ है, फैलो लैंड है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किन किन रीजन्स में होता है, ठीक है। तो ये सब के डेटा, फॉरेस्ट किस टाइप का है, एवरग्रीन कहाँ पर है, तो ये पहाड़ों वाला हिली वाला रीजन्स एवरग्रीन है, ठीक है। डेसिडुअस फॉरेस्ट किधर है, स्वैम्प मैंग्रोव्स किधर आपको मिल जाएंगे। अगेन मैंग्रोव्स तो यहाँ पे कहाँ से होंगे, बट एनीवेज उसके बाद आपका जाके बाकी सब ये फैक्टर्स जो है, अगर आपको बैरन वेस्टलैंड किधर है ये सब अगर देखना है तो प्लीज़ आप इसको क्रॉस करके अच्छे से देख सकते हैं राइट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर त्रिपुरा की बात करें दैट क्यों त्रिपुरा लैंड क्यों डिमांड किया जा रहा है त्रिपुरा में, क्योंकि देखो पहले जो है ना माणिक्य डायनेस्टी नाम की एक डायनेस्टी थी जो कि त्रिपुरा को रूल करती थी फ्रॉम 13th सेंचुरी अंटिल
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब तक इंडिया के साथ उन्होंने साइन किया ना 1914 तक, तब तक जो है त्रिपुरा को माणिक्य डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जा रहा था, ठीक है। एंड द डिमांड स्टेम फ्रॉम द एनेक्साइटी ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज़, मतलब ये जो डिमांड किया जाना है ना त्रिपुरा लैंड का, देखो ग्रेट त्रिपुरा लैंड TIPRALAND, ठीक है, वो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ डिमांड कर रही है। क्यों भैया? क्योंकि देखो पहले क्या था ना, पहले वो लोग जो है नंबर्स में वो लोग बहुत ज़्यादा थे, राइट, बट अभी देखा जा रहा है उनकी डेमोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा कम, परसेंटेज वाइज बहुत घटे हैं डेमोग्राफी। ना ये कैसे पॉसिबल है भाई? देखो क्या हुआ था ना, 1947 से 1971 के बीच बहुत सारे बंगाली जो थे ना, हिंदू बंगालीज, वो लोग बांग्लादेश से उठकर आपका चले आए थे त्रिपुरा में। क्योंकि देखो ये वाला हुआ बांग्लादेश, ये त्रिपुरा देखो नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड और साउथ साइड पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ईस्ट साइड में अगर देखोगे मिज़ोरम है और असम है, जिसमें अगर मिज़ोरम देखोगे असम और मिज़ोरम में सबसे लंबा बॉर्डर लेकिन मिज़ोरम शेयर करती है, ठीक है, और असम रिस्पेक्टिवली छोटा बॉर्डर शेयर करती है। बट नॉर्थ, वेस्ट और साउथ तीनों साइड से जो है त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर है? एनीवेज, अब ये वहाँ के इंडिजिनस कम्युनिटी इसलिए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड कर रही है क्योंकि उनकी डेमोग्राफी रिस्पेक्टिवली परसेंटेज वाइज घट गई है। क्या रीज़न है? क्योंकि बंगालीज जो है आपका बांग्लादेश से यहाँ पर माइग्रेट कर गए थे, ठीक है। अब अच्छा, अगर 1881 का सेंसस भी देख लोगे ना, तो वहाँ के जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, है ना, उनका प्रोपोर्शन पता है कितना था? देखो 63.77%, बट 2011 वाले सेंसस में उनका प्रोपोर्शन पता है कितना है? 31.80%। तो ऑफकोर्स दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न, है ना। इसी के कारण उस रीजन में बहुत सारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ होती हैं। इनफैक्ट रिसेंटली एक और भी न्यूज़ था दैट कुछ नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT, कुछ आतंकवादी जो है उन लोगों ने सरेंडर किया है, ठीक है। और ये आतंकवादी पता है कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? बांग्लादेश से ना। अभी तो उनका ऑपरेशंस बहुत हद तक घटा है क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती है। बट शेख हसीना से पहले जो गवर्नमेंट थी ना, वो बहुत ज़्यादा इस टाइप के इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ इंडिया के खिलाफ सपोर्ट करती थी। क्यों? क्योंकि वो सब अल्टीमेटली फंड किया जाता था ISI के द्वारा, समझ लो, वो पाकिस्तान से। क्योंकि अगेन वो तो देखो पाकिस्तान सब समय चाहे कि इंडिया अनस्टेबल रहे, क्योंकि इंडिया जितना अनस्टेबल रहेगा उतना पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है, समझ लो बात। तो इसीलिए बट अभी जो है बहुत हद तक काबू हुआ है। बट एनीवेज, अब ये सब तो एलिगेशंस थे। अब सरकार ने सोचा चलो एलिगेशंस थे तो चलो देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं दैट एक्चुअली में ये सही है क्या नहीं। तो उन्होंने एक जॉइंट फोरम कंडक्ट किया। तो जॉइंट फोरम का रिपोर्ट भी सेम चीज़ बतला रहा है दैट जी हाँ, इंडिजिनस कम्युनिटी जो है वो अभी माइनॉरिटीज़ में रिड्यूस हो गई है। एंड ऑल्सो दे हैव मतलब जो तब जो आपका जाकर माणिक्य डायनेस्टी थी ना, उसमें एक किंग थे जिनका नाम था बीर बिक्रम किशोर देवबर्मन, ठीक है। तो उन्होंने बहुत समय क्या हुआ था ना दैट जो इंडिजिनस पीपल थे उन लोगों को उनके लैंड से हटा दिया था। तो ये भी कुछ रीजंस पाए गए इस जॉइंट फोरम के द्वारा, ठीक है। इसीलिए वेरियस अभी जो वहाँ की इंडिजिनस पार्टीज़ है ना, पार्टीज़ में कौन कौन है? एक है त्रिपुरा मोथा, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है देखो TIPRA, त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। एक यह पार्टी है वहाँ की रीजनल पार्टी, दूसरा पार्टी है IPFT दैट इज इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। अब दोनों मिलकर डिमांड कर रही है दैट नहीं भैया, हम लोग को सेपरेट स्टेट चाहिए ही ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के स्वरूप में, है ना, और इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिससे सेफ रहे, राइट। और इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं दैट क्यों ना केंद्र सरकार ही सामने आए और केंद्र सरकार अपने जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट इज आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर एक्चुअली में देखोगे त्रिपुरा में देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या 19 है, जिसमें सबसे ज़्यादा पता है कौन है? त्रिपुरीज, जिनको तिपरा या फिर तिपरासाज भी कहते हैं, ठीक है। इनका प्रोपोर्शन सबसे लार्जेस्ट है ना। उसके बाद आपका जाके अराउंड मतलब प्रोपोर्शन भी लार्जेस्ट है तो कितने परसेंट है, मतलब अगर काउंट वाइज करें कितना है? 5.92 लाख त्रिपुरीज है, ठीक है। और उसके बाद जो कम्युनिटी है वो है ब्रू, जिसको हम लोग रियांग कम्युनिटी भी कहते हैं, एक ही है ब्रू रियांग कम्युनिटी, ठीक है। 1.88 लाख पीपल है। और जमतियाज कम्युनिटी के जो है 83,000। ये टॉप जो है 3 कम्युनिटीज़ है, ठीक है। अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो यूज़ करने बोला जा रहा है केंद्र सरकार का, तो इसमें केंद्र सरकार को क्या पावर है भाई आर्टिकल 2 के तहत? देखो आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट किसका कॉन्स्टिट्यूट होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का, ठीक है। नाउ आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट अगर चाहे ना तो बाई लॉ एडमिट कर सकती है इनटू द यूनियन या फिर इस्टेब्लिश कर सकती है कोई भी नई स्टेट्स इन सच टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर पार्लियामेंट को लगे दैट हाँ अभी वो टाइम आ गया है। जैसे
तेलंगाना, तेलंगाना का जो फॉर्मेशन हुआ था, ऑफ कोर्स आर्टिकल 2 का सहारा लेकर ही हुआ था ना भाई, ठीक है। हाउएवर पार्लियामेंट कैन नॉट एस्टेब्लिश एनी न्यू यूनियन टेरिटरी बाय पासिंग अ लॉ दैट कैन ओनली बी डन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब अगर इस्टेब्लिश करना चाहती है ना कोई नया यूनियन टेरिटरी, तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ये सब लेकिन ध्यान में रखिए, है ना। अच्छा, स्टेट्स जैसे सिक्किम प्रीवियसली नॉट विद इन इंडिया बिकम पार्ट ऑफ द कंट्री अंडर आर्टिकल 2। अच्छा, वैसे ही आर्टिकल 3 क्या बोलती है, ये पार्लियामेंट को अगेन एम्पावर करती है दैट इससे कोई पार्लियामेंट अगर चाहे कोई भी कानून बना सकती है रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या फिर ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, राइट। तो इसका आर्टिकल 3 का भी इस्तेमाल करके आराम से फॉर्म कर सकती है। बट सेंटर देखो ऐसा तो नहीं ना, तब तो कल को पूरा इंडिया जो है टूट टूट के एकदम 50-60 स्टेट्स बन जाएंगे फिर तो, ऐसा अगर डिमांड सब कुछ को रखा गया, ठीक है। तो एनीवेज ओवरऑल सरकार ने क्या कुछ आज तक इनिशिएटिव्स लिए हैं इनके इनके अस्तित्व को बचाने के लिए? जी हाँ, इनिशिएटिव्स लिए ज़रूर गए हैं। जैसे त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दैट इज TTADC, इसका फॉर्मेशंस किया गया है अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985, जिसके थ्रू इंश्योर किया जाता है डेवलपमेंट और साथ ही साथ सिक्योर किया जाता है राइट्स और कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। मोरओवर नेक्स्ट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को भी इन्विसाज किया गया एज अ सिचुएशन इन विच इंटायर त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसको सेपरेट स्टेट इसी के अंडर बेसिकली डिमांड की जा रही है। एंड ऑल्सो इट प्रोपोजेस, चलो ये तो फालतू है, मतलब एक्स्ट्रा है बेसिकली, है ना। ये सब आपको मेन जो चीज़ है ना ये याद रखना पड़ेगा। जी हाँ, एक जो है आर्टिकल 6 के तहत, आर्टिकल 6 पता है ना कहाँ का एस्टेब्लिश होती है, एक है आसाम, एक है मेघालय, एक है त्रिपुरा, एक है मिजोरम, ठीक है, याद रहना चाहिए। उसमें ये वाला त्रिपुरा में इम्प्लीमेंट किया गया। एनीवेज इसके पास लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स है जो क्या कवर करती है 2/3 ऑफ द स्टेट जोग्राफिकल एरिया। जी हाँ, मैंने तो दिखाया ही ना कितना, देखो ना, ये देखो ये आपको क्या लग रहा है, ये वाला है ना, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द एरिया तो कवर करी है ना, यही बोल रही है। इसको आप लोग अलग स्टेट बना दो, समझ रहे हो। And the council comprises 30 members, of which 28 are elected, while 2 are nominated by the governor. और मतलब इस काउंसिल का जो है ना त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसमें 30 मेंबर है जिसमें 28 तो इलेक्ट किए जाते हैं और जो 2 मेंबर्स है ना उसको गवर्नर नॉमिनेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन की अगर बात करें तो ऑल्सो आउट ऑफ 60 असेंबली सीट्स इन द स्टेट 20 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब असेंबली जो है ना, स्टेट असेंबली तो होती है ना जी, अभी तो उसको स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो है ना 60 सीट्स है टोटली, है ना। अच्छा, ध्यान में रखना चाहिए दैट त्रिपुरा जो है 3rd लार्जेस्ट स्टेट है, 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है, माफ़ कीजिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? गोवा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा, ठीक है। और त्रिपुरा में 60 असेंबली सीट्स है जिसमें 20 जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बेसिकली रिजर्व किया गया है, ठीक है, समझ गए ना। सवाल ये भी होता है ठीक है, ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं तो हम लोगों ने वैसे तो उनके लिए सीट रिजर्वेशन का प्रावधान किया है, डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया है ना। और क्या क्या किया जा सकता है? देखो बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे अभी जो ना पॉलिटिकल कंसिडरेशंस जो डिमांड की जा रही है, इसको आप ना ध्यान देकर मेक श्योर कीजिए दैट वहाँ की इकोनॉमी और सोशल वायबिलिटी को इंश्योर कीजिए। दैट इज़ वहाँ के अगर हर लोगों को जॉब मिले, हर लोग अगर अच्छा आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है, तब तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना जी। अभी क्यों वो लोग ये वॉइस रेज कर रहे हैं? शायद इकोनॉमिकली वो लोग उतना ज़्यादा प्रॉस्पर्ड नहीं है, तो हम लोग क्यों ना उन फैक्टर्स पे फोकस करें, ठीक है। दूसरा, देयर शुड बी क्लियर कट पैरामीटर्स एंड सेफगार्ड टू चेक द अनफटर्ड डिमांड्स। मतलब ऐसा भी क्या होता है ना दैट उन लोग का प्रॉपरली सरकार को आ जाना के क्लियरली बोल देना चाहिए, देखो भाई आप लोग जो अलग स्टेट का डिमांड कर रहे हो वो तो कभी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, आप उसके अंडर में रहकर क्योंकि इतना छोटा सब कुछ स्टेट को बांटा नहीं जा सकता, तो इस स्टेट के अंडर रहकर जो भी आपको अलग से डिमांड है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली वायबल है या फिर इकोनॉमिकली या फिर सोशली वायबल है, वो आप रखो, है ना, उसको हम लोग जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू अलाउ डेमोक्रेटिक कंसर्न। जी हाँ, डेमोक्रेटिक कंसर्न जैसे डेवलपमेंटल पैरामीटर्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करो, डिसेंट्रलाइजेशन इन गवर्नेंस ले आओ, है ना। मेक श्योर करो दैट वहाँ की हर एक रिलीजन, कास्ट, ट्राइबल लैंग्वेजेस जो भी है, डायलेक्ट्स है, वो सब सेफ हो, तभी ना। देखो ये सब अगर सेफ होगा तो लोग खुश होंगे, अगर लोग खुश होंगे तो वहाँ पे डिमांड ही नहीं करेंगे, है ना। अपार्ट फ्रॉम देयर फंडामेंटल डेवलपमेंट्स डेवलपमेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ये सब जो है ना क्या होता है ना, देखो डिमांड इसलिए किया जाता है क्योंकि शायद
पावर का कंसंट्रेशन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, शायद पावर जो है उन तक प्रॉपरली अभी हाथ में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग डिमांड करते हैं जिससे ये सब एड्रेस किया है। तो क्यों ना यही सब करप्शन को हम लोग हटा ही दे, सेंट्रलाइजेशन को, पावर को वहाँ पे ख़त्म ही कर दिया जाए, क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी जो भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट, एक प्रॉपरली रिपोर्ट निकाला जाए, उसके बेसिस पे काम किया जाए, ठीक है, तो अच्छा हो सकता है। एनीवेज, नेक्स्ट है दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है ये न्यूज़। एग्जाम्यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स या फिर एग्रीमेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली 24 मार्च के आसपास एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जिसमें चाइना जो है ना वो सोलोमन आइलैंड्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री पैक्ट साइन करने वाला है ना। ध्यान दीजिएगा, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक हो जाता है। देखो, यह है ऑस्ट्रेलिया, है ना, यहाँ है न्यूजीलैंड, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भी और न्यूजीलैंड भी वेस्ट का एलाई है, ठीक है। अब यहाँ पर है सोलोमन आइलैंड, है ना, एकदम सामने ही है। अब यहाँ पर अगर चाइना के साथ मिलिट्री अलायंस हो गया और चाइना ने अगर अपनी मिलिट्री को यहाँ पे खड़ा कर दिया तो किसके लिए खतरा होगा? मेन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए, समझ रहे हो। तो ये जो है ना, ये एक बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न्स है और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी ऑफ कोर्स। और ये मोर ओवर, देखो अभी तक तो नहीं हो रहा था, अभी अचानक से चाइना क्यों ये कर रही है? क्योंकि देखो क्या हुआ ना, अभी आपको पता है दैट ऑकस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, AUKUS, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK और यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, ये लोग मिल के आ रही है। काइंड ऑफ नाटो का काइंड ऑफ ही मिलिट्री अलायंस है जिसमें UK और US जो है ऑस्ट्रेलिया को और भी ज़्यादा एम्पावर करेगी मिलिट्रीली, ठीक है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया एम्पावर्ड हो गया मिलिट्रीली तो वो तो चाइना के लिए खतरा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चाइना भी इस टाइप के मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, राइट। नाउ सवाल ये होता है दैट ओवरऑल चाइना क्यों इंटरेस्टेड है सोलोमन आइलैंड में? देखो बहुत सारे वैसे रीजन है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया दैट हाँ जी जो ऑकस का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं रिलेशन बना रहा है। बट नेक्स्ट है ताइवान। अब ताइवान चाइना डिमांड करता है दैट नहीं ताइवान हमारा है, राइट। अब बहुत इसलिए अगर चाइना के साथ कोई भी दूसरा कंट्री प्रॉपरली अलायंस में आता है तो दैट कंट्री मस्ट है दैट वो लोग वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करे, तभी वो चाइना के साथ रिलेशन बना सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर देखोगे तो ऑफ कोर्स ताइवान के साथ तो रिलेशन नलीफाई हो जाएगा ना उस समय, ठीक है। तो चाइना यही चाहता है मैक्सिमम कंट्रीज़ को जो है ताइवान के साथ उनका अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको नलीफाई कर दिया जाए, ठीक है। साथ ही साथ चाइना कंसिडर करती है ताइवान टू बी टेरिटरी ऑफ देयर ओन ऑफ कोर्स, एंड इसीलिए टू ऑफिशियली स्टैब्लिश रिलेशन विद चाइना विल हैव टू ब्रेक डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान, ठीक है। ये तो मैंने बोल ही दिया। सोलोमन अगर आइलैंड देखोगे वन ऑफ द 6 पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स है ना, विच हैज़ ऑफिशियल बायलैटरल रिलेशन विद ताइवान, ठीक है। बट 2019 तक लेकिन ये रिलेशन था ताइवान के साथ, बट 2019 के बाद वो कहीं ना कहीं चाइना के पाले में आ रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास पैसे है ना, मनी पावर से वो सब कुछ कर सकता है। स्मॉल पैसिफिक आइलैंड स्टेट को चाइना इसलिए भी अपने पास रखना चाहता है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में इससे चाइना को फ़ायदा होगा, पोटेंशियल वोट बैंक क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जो है ना जनरल असेंबली में हर एक कंट्री, वो कितना भी छोटा कंट्री क्यों ना हो, लिसोथो भी कंट्री क्यों ना हो, ठीक है, स्टिल दे हैव द राइट, उतना ही राइट मिलेगा जितना क्या रशिया को मिलेगा, ठीक है। हर एक कंट्री का जो वोट है वो एक है, तो इसीलिए भी छोटे छोटे कंट्रीज़ को अपने पाले में चाइना ले आ रहा है, ठीक है। मोर ओवर अगर ये रीजन देख लोगे ना, ये एक बिग ओशनिक स्टेट इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस रीजन का जो है ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत ज़्यादा है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स इसके जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में है हमें बहुत समय रिसोर्सेज मिनरल मिल सकते हैं, राइट। यहाँ पर जो है ना दीज आर द रीजन्स जहाँ पर आपको फिशरीज बहुत हद तक एक्सट्रैक्ट कर सकती है अगर चाइना फ्यूचर में। मोर ओवर ये रीजन ऐसा है जो कि टिम्बर में भी काफ़ी ज़्यादा इनरिच्ड है, ठीक है। तो इसीलिए भी चाइना का नज़र इस रीजन में है, ठीक है। और ये वाला तो रीज़न खैर मैं आपको बता ही दिया दैट ऑकस का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए एक चाइना एक काउंटर प्रेजेंट कर रही है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, इस रीजन में ओवरऑल। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों न्यूज़ है GS1 इंडियन लिटरेचर से, आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। द हिंदू के न्यूज़ में क्लियरली मेंशन किया गया है। इसमें ये था दैट हिंदी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोवर्सी तो आपको पता है दोस्तों, है ना। बट यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा रिवील किया गया ना विच विल लिटरली शॉक यू, है ना। जैसे डेटा ऑन माइग्रेशन और डेवलपमेंटल इंडाइसेस के थ्रू देखा जा रहा है दैट इंग्लिश को हमें लैंग्वा फ्रैंका बनाना चाहिए देश का, ना ही हिंदी को। कैसे? देखो ये चार्ट 1 ये क्या बतलाता है दैट परसेंटेज ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स अगेंस्ट द HDI दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स स्कोर्स, ठीक है। तो देखो अब ये वाला लाइन देख रहे हो,
इसके ऊपर जो देखो आप, है ना, ये वाला लाइन, इसके ऊपर जितने सारे रीजन है, केरला ले लो, दिल्ली, है ना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तो ये रीजन्स का SDI पैरामीटर्स रिस्पेक्टिवली बेटर है, एंड दीज आर द रीजन्स जो क्या इंग्लिश बोलने वाले हैं। वैसे ही अगर वैसा रीजन देखो जो क्या हिंदी बोलने वाला है और उनका अगर SDI इंडेक्स देख लोगे तो आप देखो, है ना, शेयर्स ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी, ठीक है, ये देखो यूपी में ज़्यादा है, बिहार में ज़्यादा है, पटना, राजस्थान, और इनका SDI के पैरामीटर्स देख लो कितना कम है, समझ रहे हो। तो इनडायरेक्टली आप हम ज़रूर ये बिल्कुल रिलेट किया जा सकता है दैट जी हाँ, कहीं ना कहीं इंग्लिश जहाँ पर ज़्यादा स्पोकन वाले हैं, है ना, जैसे आप भी इंग्लिश पता है ऑफ कोर्स, अगर आप ये मेरा लेसन देख रहे हो तो ऑफ कोर्स यू आर वेरी मच वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, एज सिमिलर मेरे को भी इंग्लिश पता है, ठीक है। सो अब क्या है ना दैट हम लोग इस कैटेगरी में ज़रूर आएंगे हिंदी वाले, क्योंकि हमें हिंदी में को भी पता है, बट स्टिल वी नो इंग्लिश एज वेल। बट मेजर डोमिनेंट क्या लैंग्वेज है हमारे रीजन में, शायद वो हिंदी है, या फिर आप रीजन में आसामीज़ है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, बट एनीवेज वो बोला जा रहा है वैसे रीजन जहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा डोमिनेंट है वहाँ पे लेकिन SDI स्कोर्स भी रिस्पेक्टिवली बेटर है। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ दैट हाँ हिंदी है तो भाई वहाँ का SDI होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है ना। ये कुछ मैप दिया हुआ है जहाँ पे क्लियरली बतलाया गया है दैट परसेंटेज ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, तो क्लियरली देख रहे हो ये वाला जो है ना 90% से ज़्यादा इन स्टेट्स में हिंदी बोला जाता है। वैसे ही अगर साउथ में देखो बहुत कम बोला जाता है, मिज़ोरम, त्रिपुरा में देखो बहुत कम बोला जाता है। वहीं पर अगर मैं इस मैप 4 की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हो दैट देखो ये जो है ना, मतलब ये बेसिकली बताया गया है अनरिजर्व रेलवे पैसेंजर ट्रैफिक। अच्छा चलो इसको नहीं भी लोगे तो मेनली यही है, ठीक है, मेनली यही है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ स्टेट, हिंदी स्टेट, नॉन हिंदी स्टेट, उसमें नेट इन माइग्रेंट देखो, मतलब हिंदी स्टेट में लोग माइग्रेंट करके ज़्यादा जा रहे हैं कि नॉन हिंदी स्टेट्स में, तो क्लियरली दिख रहा है आपको नॉन हिंदी स्टेट्स में ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ओवरऑल ये तो है, बट फॉर वर्क कितने लोग नॉन हिंदी स्टेट्स में ज़्यादा जा रहे हैं, तो देखो ये ज़्यादा जा रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है, ऑफकोर्स हिंदी स्टेट से ही नॉन हिंदी स्टेट्स में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। वैसे ही नेट इन माइग्रेंट्स फॉर एडुकेशन पर्पसेस के लिए, एडुकेशन पर्पसेस के लिए लोग भी जो है ना हिंदी स्टेट्स छोड़कर नॉन हिंदी स्टेट्स में, जैसे मैं, है ना, मैंने भी एडुकेशन जो है VIT यूनिवर्सिटी से ली थी, जो कि ऑफ कोर्स अगर आप NIRF का रैंकिंग देख लीजिएगा तो टॉप 10 रैंकिंग इसमें आता है। तो एनीवेज चलो वो रैंकिंग अलग बात है, बट मैंने अगेन कहाँ से लिया, वो नॉन हिंदी स्टेट्स में जाकर लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबली वहाँ की एडुकेशन जो फील्ड है वो रिस्पेक्टिवली बेटर है, शायद प्रोबेबली मुझे जो इन्वायरमेंट मिला है दैट वाज द इन्वायरमेंट विच आई एक्चुअली नीडेड, राइट। So देखो, this is the perception, right? Everything works upon perception. So this is how, I mean, these are the datas which you can absolutely be using in your paper to justify your points regarding whether we should adopt, Hindi as a lingua franca of any particular country or not. ठीक है? चलो next दोस्तों ये द हिंदू से लिया गया है। न्यूज़ बोलता है IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉरकास्ट कर रहा है नॉर्मल मॉनसून, नो ओनली नो, ठीक है। अच्छा नॉर्मल मॉनसून का मतलब पता है क्या होता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज का अगर 96 से 104% तक मॉनसून रेनफॉल हो तो हम उसको नॉर्मल मॉनसून कहेंगे ना। लॉन्ग पीरियड एवरेज ये क्या होता है, से फॉर एग्जांपल 1990 से लेकर 2020 तक, ठीक है, इस अराउंड इस 30 साल का एवरेज से फॉर एग्जांपल हुआ आपका जाकर 400 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर 400 सेंटीमीटर से थोड़ा कम, दैट इज 4% कम, दैट इज 96%, है ना, या फिर 400 से 4% ज़्यादा, दैट इज 104%। ये अगर इतना रेंज तक अगर मॉनसून का ओवरऑल उस सीजन में बारिश हो रही है तब हम उसको नॉर्मल मॉनसून कहेंगे। क्लियर है? ओके चलो ये तो समझ गए। करंट इंडिकेशन जो वह शो कर रहा है दैट नॉर्मल से या तो अबव नॉर्मल रेनफॉल भी हो सकता है, इसीलिए मोदी जी ने बोला है दैट हम जो है चाहे तो पूरा दुनिया को भी सर्व कर सकते हैं, अभी इतना ज़्यादा हमारा कैपेबिलिटीज़ है। जस्ट WTO से ये रिक्वेस्ट है दैट जो डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी लगी हुई हैं दैट हाँ सरकारें उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती है अंडर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स पढ़ा है ना वो सब आप लोगों ने, वो तो
आपका जाके इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो सब में अगर थोड़ा रिलीफ दिया जाए तो ऑफ कोर्स वी हैव द कैपेबिलिटीज दैट आने वाले समय में, अभी जो समय देखने को दिख रहा है दैट रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दुनिया भर में कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स की किल्लतें हो रही है, तो वो चीज़ जो है हम लोग भरपाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली दिया हुआ ना। मेन जो सवाल इससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, वो अल नीनो के बारे में। अल नीनो होता क्या है ना, मैं पहले आपको जनरल कंडीशंस बतलाने वाला हूँ दोस्तों। आपको पता है दैट ये साउथ जो अमेरिका है उसके वेस्टर्न पार्ट में जो ये करंट आती है, इसको क्या कहते हैं पता है? हम्बोल्ट करंट, ठीक है। अच्छा, हम्बोल्ट करंट कोल्ड वेव करंट होती है, राइट ना। हमें पता है दैट अराउंड द इक्वेटर जो है ना, वो हवा इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं बहता है। अगर हवा इस डायरेक्शन में बहेगा तो क्या करेगा, और इक्वेटर में आपको पता है दैट इंटेंसिटी ऑफ जो सनलाइट है वो रिस्पेक्टिवली ज़्यादा होता है, तो इस रीजन में जो पानी है ना वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। बट पानी जो गर्म है ऊपर से हवा इस साइड में बह रहा है, ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो उस पानी को भी ढकेल 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 कर आपका जाके इस वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में जमावड़ा कर देता है, सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स के ऊपर, ठीक है। इस रीजन में बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। ये नॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पर ऑफकोर्स लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना जी, गर्म पानी है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ऑफकोर्स ऊपर से गर्म हो रहा है तो वाटर वेपर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होंगी और यहाँ पर जो है बारिश होती है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशंस। एक होता है कंडीशन अल नीनो का। अब अल नीनो कंडीशन में क्या होता है ना, ये वाला कंडीशन रिवर्स हो जाता है, दैट इज यहाँ पर गर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो, पहले जो यहाँ पे ठंडा था उसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया था, ठीक है। तो हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ था, इधर लो प्रेशर क्रिएट हो गया था, तो हवा किधर से किधर बहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहता है। अब अल नीनो कंडीशन में क्या हो जाता है, इस रीजन में जो ठंडी वाली है ना वो वाला जो है रिवर्स हो जाता है, दैट इज गर्म हो जाता है। अब गर्म हुआ तो यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली हाई प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, तो हवा का डायरेक्शन किधर होगा, इधर से इधर। मतलब जो भी गर्म पानी इधर है इक्वेटर में वो इधर धकेला जाएगा और इधर जमा होगा। गर्म पानी अगर इधर जमा होगा तो बारिश किधर होगी यार, इधर ही ना बारिश होगी यार, है ना। बट इधर जो क्या है ना, यहाँ पे आपका जाकर ड्रॉट का कंडीशंस हमें देखने को मिलता है अल नीनो के समय, और इसके ड्रॉट के कंडीशंस के कारण जो है इंडिया में भी हमें ड्रॉट के कंडीशंस देखने को मिलते हैं। एनीवेज, ये तो हो गया अल नीनो। अब लानीना का कंडीशन क्या होता है ना, दैट लानीना में जो है ना ये गर्म वाली पानी इधर इंटेंसिफाई हो जाती है ना। आप बोलेगा सर अभी तो आपने बोला द नॉर्मल कंडीशन में भी गर्म पानी इधर इंटेंसिफाई होती है और इधर ठंडी पानी ये होती है। आप लानीना में भी वही बोल रहे हो, गर्म पानी यहाँ पर इंटेंसिफाई हो रहा है और इधर भी ठंडा पानी जमावड़ा हो जाता है। तो क्या लॉजिक है सर? देखो क्या होता है ना, नॉर्मल कंडीशन से भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड वे में लानीना कंडीशन में होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में तो होता है, बट जब ये भी इसका भी इंटेंसिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो उस वाले इवेंट को हम लोग लानीना इवेंट कहेंगे। समझ गए बात अभी? अब लानीना इवेंट में तो ऑफकोर्स यार यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, विंड इधर से इधर बहेगा, तो ऑफकोर्स इधर बारिश होएगी, इधर बारिश होएगी। तो इसके कारण क्या होता है ना, दैट इंडियन सबको देखो, यहाँ पर इंडियन है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। अब देखो इंडिया में भी क्या होता है ना, दैट सोचो, माफ करना, हाँ यहीं पे ले लेते हैं, है ना। यहां पे जब लानीना वाला कंडीशंस प्रिवेल कर रहा है ना, तो यहां पे हाई प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर, है ना। और इंडिया में क्या होता है ना, दैट यहां पे लो प्रेशर रहता है गर्मियों के दिनों में, यहां पे मस्करीन हाई प्रेशर वाला रीजन, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है हवा बहता है ना। बट जब लानीना कंडीशंस जो आती है ना, तो उस समय क्या हो जाता है ना, दैट ये और भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है इंडिया में, ठीक है। इसलिए इंटेंसिफिकेशन के कारण इंडिया में भी जो है बारिश ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यह है एल नीनो कंडीशन में, जहाँ पर इंडिया में बारिश रिस्पेक्टिवली घट जाती है, यहाँ पर लानीना कंडीशन में रिस्पेक्टिवली बढ़ जाती है, ठीक है। देखो यही वाला चीज़ मैंने बताया था, ये नॉर्मल वाले कंडीशन में जहाँ पर थर्मोक्लाइन अगर देखोगे तो कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे अपवेलिंग हो रही है वाटर की आपका जाके अलोंग द सदर्न अमेरिकन रीजन, राइट। बट वहीं पर अल नीनो कंडीशन में क्या हो रहा है, दैट इधर ठंडी पानी हो रही थी ना, बट इधर देखो यहाँ पे थर्मोक्लाइन कुछ ऐसा है, बट यहाँ पे थर्मोक्लाइन वैसा नहीं होता है, इनफैक्ट नीचे चला जाता है और यहाँ पर इनफैक्ट गर्म पानी जमने लग जाता है। बट वहीं पर इक्वेटोरियल थर्मोक्लाइन का आप जो स्लोप देखोगे वो इससे देखना, नॉर्मल वाले कंडीशन से लानीना कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाती है। समझ लो बात? तो ये बेसिक कुछ ऐसे रीजंस है जिसके कारण बेसिकली हम लोग दो फिनोमिना को डिवाइड करते हैं, राइट। और हाँ, दोनों को मिलाकर हम लोग एनसो, है ना, हम लोग बोलते हैं ENSO, ENSO, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है
नेक्स्ट दोस्तों एलिफेंट ट्रेड के रिलेटेड था न्यूज़, द हिंदू में आया गया था ये। एक्चुअली मतलब बेसिकली क्या बोला गया था ना, दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक पैनल है जो क्या वॉइस रेज कर रही है अगेंस्ट द एलिफेंट ट्रेड। नाउ एलिफेंट ट्रेड कैसे किया जाता है भैया, ये तो यार शेड्यूल 1 में हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मेंशन है, तो इसमें कैसे देखो अब क्या हुआ था ना, 2021 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे। अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में अमेंडमेंट लाने से पहले इस एक्ट के सेक्शन 43 में लिखा हुआ था दैट नो पर्सन हैविंग हिज और हर पोजेशन ऑफ कैप्टिव एनिमल, अगर कोई इंसान के पास एक कोई भी जानवर है, ठीक है, और उस जानवर के लिए उस इंसान के पास अपना सर्टिफिकेट भी है, तो वो उस जानवर को सेल या फिर ऑफर फॉर सेल नहीं रख सकता, उसको बेच नहीं सकता है, ठीक है। बट 2021 में ये अमेंडमेंट लाकर जो है डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ क्या किया ना, दैट ये क्लॉज जो है ना एलिफेंट्स के लिए इन्होंने रिमूव कर दिया सरकार ने। मतलब एलिफेंट्स ओनर अगर चाहे तो एलिफेंट्स को बेच सकती है, ठीक है। अब वही चीज बोला गया दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई और टू ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट टू एनी लाइव एलिफेंट, है ना। अगर जिंदा एलिफेंट है तो उसको अगर किसी इंसान के पास अगर सर्टिफिकेट है ओनरशिप का, वो अभी भी अगर चाहे तो उसको बेच सकती है, ठीक है। तो इसी को लेकर बेसिकली आपका जाकर वॉइस रेज किया जा रहा था दैट इस क्लॉज को आप फिर से हटा दो, ऐसे डिमांड की जा रही है, ठीक है। तो आपको जस्ट याद रखना है दैट हाँ क्या क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। चलो अब एमसीक्यूज में आते हैं दोस्तों। कल कुछ एमसीक्यूज मैंने दिए थे, जिसमें पहला वाला एमसीक्यू का आंसर था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, राइट। दूसरा वाला का आंसर था डी नीदर 1 और 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, राइट, तो इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर। एनीवेज नेक्स्ट का जो है दोस्तों इस वाले का आंसर जो है 1 ओनली था। सो एनीवेज आज कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे आप आंसर दे सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आज के क्वेश्चंस के आंसर्स। पहला वाला क्वेश्चन है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ऑफन सीन इन न्यूज, इट बिलोंग्स फ्रॉम विच स्टेट? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या फिर नागालैंड? बहुत ईजी क्वेश्चन आपको दिया मैंने आज। दूसरा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोलोमन आइलैंड्स, इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रिसेंटली अ बिग वोल्केनिक इरप्शन वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस आइलैंड। तो आपको बताना है कौन सा सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। तीसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021। अंडर द एक्ट नो पर्सन हैविंग हिज और प्रोविजन, पढ़ लो यार खुद से, है ना, बेसिकली ये मैंने आर्टिकल में भी डिस्कस किया था। दूसरा वाला भी पढ़ लो खुद से और आंसर करो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नन, ठीक है। सो एनीवेज गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।